हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी में अपना रिसर्च का टॉपिक जो कि था आपका रिसर्च डिज़ाइन उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग डेफिनेशंस बताए थे, फिर उसके कंपोनेंट्स बताए थे। आज वाले लेक्चर्स में हम फीचर्स जानेंगे रिसर्च डिज़ाइन के, फिर इसके पर्पस और दैन इसका रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट होती है रिसर्च डिज़ाइन की। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं गुड रिसर्च डिज़ाइन को पोजेस करनी चाहिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिविटी, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसका मैं डिस्कशन करती हूँ अभी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या है, तो जो ऑब्जेक्टिविटी होती है प्रोसीजर की, जिसमें इंक्लूडेड होती है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा, स्कोरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सेस या फिर दोनों। ये जज होते हैं डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द फाइनल स्कोर्स जो असाइंड होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स को बाय मोर देन वन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, तो जो मोर सब्जेक्टिव द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग होती है, फिर एवेल्यूएशन होता है रिस्पॉन्सेस का, और लेस द डिफरेंट ऑब्जर्व्स अग्री। तो एक देयरफॉर एनी रिसर्च डिज़ाइन को शुड परमिट करना चाहिए यूज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स which are fairly objective, in which every observer or judge seeing a performance arrive precisely। तो ये इंश्योर्स करता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कलेक्टेड डाटा विच विल बी यूज्ड फॉर एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स। ठीक है, फिर आती है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या है, ये रिलायबिलिटी क्या होती है, जैसे कि एक रिस्पोंडेंट है, वो एक रिस्पॉन्स देता है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो वो एक्सपेक्टेड किया जाता है गिव द सेम रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन वेन एवर ही इज़ आस्क्ड इन अदर फॉर्म। मतलब एक एक्सपेक्टेशन है कि रिस्पोंडेंट ने कोई रिस्पॉन्स दिया किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेम ही रिस्पॉन्स दे उसी क्वेश्चन का जो किसी अदर फॉर्म में उससे पूछा जाए। लेकिन अगर रिस्पोंडेंट्स कीप्स ऑन चेंजिंग हिज रिस्पॉन्स टू द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर जो रेस्पोंडेंट होता है वो चेंज कर देता है अपना आंसर सेम ही टाइप ऑफ क्वेश्चन से, सिर्फ उसका व्यू चेंज होने में, तो रिसर्चर को फेस करनी पड़ती है डिफ़िकल्टी, परेशानी, क्योंकि इन कंसिडरिंग विच वन ऑफ दीज देयर रिस्पॉन्स इज जेन्युइन, इस चीज़ में कि इंटरव्यू को फेस करनी पड़ती है कि आखिर इन दोनों में से उसका रिस्पॉन्स कौन सा जेन्युइन है। तो रिसर्चर को फ्रेम करना चाहिए क्वेश्चन इस वे में कि रिस्पोंडेंट सिर्फ एक ही जेन्युइन रिस्पॉन्स दे पाए, और इसके सब मेथड्स होते हैं डिटरमाइन करने में रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सेस को, जो गिवन बाय आउट बाय होते हैं रेस्पोंडेंट की। ठीक है, तो रिलायबिलिटी भी एक इसका फीचर्स है। फिर आता है आपका वैलिडिटी। इसी रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी के केस में इसकी तरह ही वैलिडिटी, देखो गुड नंबर ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं एस्टेब्लिश करने में वैलिडिटी ऑफ टेस्ट का। तो जो वैलिडिटी जो होता है वो प्रेजेंट डेटा है अगेंस्ट द कंकरेंट क्राइटेरियन या फिर फ्यूचर क्राइटेरियन किसी थियोरी के और अ थियोरी के। तो एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेट टू बी वैलिड है वेयर इट मेजर दैट इज प्रपोज टू मेजर। ठीक है, फिर आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या है, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है किसी भी अच्छी रिसर्च डिज़ाइन का, कि एंश्योर करना कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं रिसर्च में वो यील्ड ऑब्जेक्टिव है, रिलायबल है, वैलिड डेटा है, और आंसर देता है जनरलाइजेशन ऑफ द फाइंडिंग्स का, और हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर को अटेम्प्ट करने में जनरलाइज द फाइंडिंग्स जो प्रोवाइड होती हैं, और टेकन ड्यू केयर होता है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन को डिफाइन करने में, सेलेक्ट करने में सैम्पल को, और यूज़ करने में अप्रोप्रिएट स्टैटिकल एनालिसिस प्लान करने में रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया इसका फीचर्स के बारे में। अब आते हैं इसका पर्पस क्या होता है रिसर्च डिज़ाइन का। फर्स्ट आता है एक्यूरेट रिजल्ट। तो जो भी रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है उसका पर्पस होता है आंसर करना रिसर्च क्वेश्चन का। तो हाउएवर द मैनर ऑफ सीकिंग क्वेश्चन, जो आंसर्स होते हैं रिसर्च क्वेश्चन के वो डिफर होते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन, किस बेसिस पे, आपके नेचर के अकॉर्डिंग। तो नेचर के अकॉर्डिंग, जो कि प्रॉब्लम्स का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है वो फर्दर स्टेटेड होती है फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में, जिससे कि
ये टेस्टेड किया जा सके अगेंस्ट एम्पेरिकल एविडेंस अचीव करने में। तो हाइपोथेसिस रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड में वेरी फ्रॉम, तो जो हाइपोथेसिस स्टेट्स होती है रिलेशनशिप की बिटवीन वेरिएबल्स एंड मैनी वेरी फ्रॉम बीइंग मोस्ट जनरल टू मोस्ट स्पेसिफिक वंस। तो यहाँ वेरियस वेज होते हैं टेस्टिंग करने के हाइपोथेसिस जो डिपेंडिंग होते हैं इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और रिजल्ट में होते हैं डेवलपमेंट और डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ रिसर्च। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है आपका कंट्रोल ऑफ वेरिएंस। तो ये सेकंड पर्पस है रिसर्च डिज़ाइन का, कंट्रोल करना वेरिएंस को। ये हेल्प करता है मैनिपुलेशन करने में एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स में, जिसमें आता है आपका सीकिंग एंड एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द अज्यूम्ड केस, या फिर आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल एंड इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एस्टेब्लिशिंग जो होती है रिलेशनशिप की, ये एसेंशियल होती है इफेक्ट ऑफ अदर बिहेवियर डिसाइड द एक्सपेरिमेंटल वन। इसमें आते हैं आपके मैक्सिमाइज सिस्टमेटिक वेरिएंस, और आते हैं आपके कंट्रोल या फिर एलिमिनेट वेरिएंस। ठीक है, अब आता है आपका रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी भी गुड रिसर्च डिज़ाइन की? तो फर्स्ट है इट मस्ट बी वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि जो नेचर ऑफ स्कोप है प्रॉब्लम के जो स्टडीड किए जा रहे हैं वो मस्ट बी क्लियरली होना चाहिए, और कह सकते हैं ये वेल डिफाइंड और फॉर्मुलेटेड होना चाहिए। फिर आता है अगर कोई हाइपोथेसिस हो टेस्टेड की जाती है तो ये भी क्लियरली फॉर्मुलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आती है रेलिवेंट वेरिएबल्स। ये रेलिवेंट वेरिएबल्स भी इसके क्लियरली आइडेंटिफाइड होने चाहिए, ऑपरेशनलाइज होनी चाहिए। एडिक्वेट जो मेथड्स होते हैं कलेक्ट करने में इंफॉर्मेशन को मैथडोलॉजिकल वे में, कंक्लूजन वे में डेवलप्ड होनी चाहिए। तो उनमें से ओनली देन कंट्रोल ऑफ वेरिएंस इज पॉसिबल। ठीक है, तो जो रिसर्च डिज़ाइन है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में होनी चाहिए, जिससे कि वो फुलफिल कर सके आपकी नीड इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स थी और इसके पर्पस था, फीचर्स था। होप सो स्टूडेंट इतना आपको समझ आया होगा। कल वाले लेक्चर में मैंने इसके कंपोनेंट्स मीनिंग बताई थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड्स करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के। तो मेथड्स में आपके हैं, इसको मेथड्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा हुआ है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और कंक्लूसिव रिसर्च। तो इस वाले पॉइंट को मैं आपको कल वाले वीडियो में डिस्कस करूँगी। होप सो स्टूडेंट आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा, और डिस्क्रिप्टिव वे में समझने के लिए आप अपने नोटबुक देख सकते हैं, क्योंकि क्लास में मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन कराया हुआ है। अभी तो मैंने आपको इसका रिवीजन के पर्पज़ से इसका ओवरव्यू दिया है, और नोट्स के रिगार्डिंग आप नोट्स में देख लीजिएगा। ये सेम मैनर में है जो मैंने समझाया है। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।